नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं और मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं वो दिल्ली पुलिस में आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है जितेंद्र मणि। जितेंद्र मणि साहब जो आप आज इनको देख रहे हैं, ये मुझे लगता है 50 से 60 किलो ज़्यादा थे। सर कितना वेट था आपका? सर अबाउट 128-129 मेरा वेट था। 129 kg। ये फरवरी तक ये पोजीशन थी मेरी इसी साल। ठीक है, और अब सर कितना है? और अब मैंने 78 तक का वेट किया है। 78 to 80 के बीच में मैं चल रहा हूँ अभी। 78 to 80 के बीच में सर ने वेट कर लिया। और जो सर हैं वो डीसीपी मेट्रो हैं, यानी कि 55 लाख जो कम्यूटर्स जो है वो हो गए हैं अब दिल्ली के। 55 लाख लोग ट्रेवल करते हैं दिल्ली मेट्रो में, और दिल्ली मेट्रो हमेशा से इंटरनेशनल अटेंशन लेती है, क्योंकि अगर यहाँ हल्की सी भी कोई घटना हो जाए तो वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। तो ऐसे में सर सबसे पहला मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, एज ए क्राइम के एंगल से अगर मैं बात करूँ, कितना डिफिकल्ट है सर मेट्रो को संभालना? और यहाँ की एक तरह से कहा जाए दिल्ली की ऑलमोस्ट आधी आबादी आती है मेट्रो पर, कितना मुश्किल है सर ये करना? ये सर जैसा कि आप समझ रहे हैं कि मेट्रो बहुत सेंसिटिव एक यूनिट है और छोटी छोटी बात बहुत एक तूल पकड़ लेती है और बहुत लोग उसको वो देखते हैं इस गंभीरता से। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। अभी आपने सुना होगा आईएनए में एक जो जोरबाग में एक मोलेस्टेशन का केस हुआ था। इस मोलेस्टेशन ने बहुत मतलब एक नेशनल मुद्दा पकड़ लिया। तमाम राष्ट्रीय महिला आयोग ने और स्टेट वुमेन कमीशन ने भी इस पर क्वेश्चन किए और इस पर रिपोर्ट मांगी। तो फिर हमने वो नेपाल चला गया था, नेपाल से वो आया, उसके सारे बेल कैंसिल कराई, उसको हमने अरेस्ट किया। तो एक छोटी छोटी बात को भी बहुत ऊपर तक तवज्जो दी जाती है, इसलिए बड़ी गंभीरता से एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। एक छोटे से टिफ़िन की कॉल आ जाती है, अभी जैसे कॉल आई कि टिफ़िन पड़ा है, फिर देखा तो वो खाली था, लेकिन अब उस समय तक लगता है कि टिफ़िन में कोई बम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। जब भी कोई छोटी सी कॉल आती है तो एक हाई लेवल का अटेंशन देना पड़ता है, और ऐसे में अपराध पे नियंत्रण करना और इन चीज़ों को भी इनसे निपटना एक निसंदेह चुनौती है। लेकिन दिल्ली पुलिस के हमारे जो साथी हैं वो बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं और चीज़ों को काफ़ी हद तक। सर एक आंकड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है कि मेट्रो में चोरी एक बहुत बड़ा इशू होती थी। महिला खासकर गैंग चलते थे तो चोरियाँ करती थी, प्लस मेट्रो में सर इतने सारे मोबाइल चोरी के बहुत इंसिडेंट होते थे। सर उसमें क्या डाटा क्या शो करता है? देखिए, मैं 2019 का डाटा बताना चाहूँगा। प्री कोविड जो डाटा था, करीब 30 लाख का फुटफॉल हमारा था उस समय, और उस समय करीब 7,000 FIR एक साल की दर्ज हुई थी 2019 में। आज जबकि फुटफॉल हमारा 55 लाख से ऊपर का चल रहा है 2022 में, तो हमारी क्राइम का डेट जो है करीब 4200 हो गया। 7,000 से 4200, लगभग हमने 2800 के आसपास FIR में कमी की। और इसी के साथ साथ जो वर्कआउट का प्रतिशत था वो 34% का था उस समय। मैंने 100 अपराध में 34 अपराध वर्कआउट होते थे, और हमने पिछले साल करीब 57% अपराधों के का वर्कआउट हमने किया है। तो जहाँ हमने अपराध की संख्या आधी की, जबकि फुटफॉल डबल हो गई, और वहीं वर्कआउट को भी हमने डबल किया। तो बड़ा सिंसियरली जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल गैंग्स चलते थे, हमने गैंग्स को ट्रैक किया, उनकी डिटेल बनाई, अपने स्टाफ से उनकी डिटेल शेयर की, लोकल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो रहते हैं उनसे शेयर की, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। हमने कंपेंडियम बनाया, अपने स्टाफ को उसको शेयर किया, और लोकल पुलिस को शेयर किया। उनसे ये रिक्वेस्ट की इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए। तमाम लोगों के खिलाफ हिस्ट्री शीट बनी, तमाम लोगों के खिलाफ और प्रिवेंटिव एक्शन हुए, जिनसे इन ऊपर दबाव बना। और मैं बताना चाहूँगा कि फिगर बता रहा है आपके सामने, ये फिगर है कि निसंदेह अपराध में कमी आई है। अभी भी हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ और एरियाज हैं जो कैमरा से कवर नहीं है, उनके लिए हमने हमने स्क्रूटनी करके करीब 1100 कैमरों की और हमने डिमांड की है, वो लगने वाले हैं। और कुछ जगहों पे जहाँ ब्लैक स्पॉट हो सकते हैं हम उनकी भी सर्वे कर रहे हैं, वहाँ भी हम प्रपोज करेंगे। हमने फेस रिकग्निशन कैमरे का भी प्रपोजल भेजा है और वो भी अंडर पाइपलाइन है। तो धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी भी अपनी अपडेट कर रहे हैं, और हम डेटा भी कंपाइल कर रहे हैं, उसको रेगुलर अपडेट करते हैं और अपने स्टाफ से शेयर करते हैं, जिससे ऑन स्पॉट जब कोई फुटेज मिलता है तो उससे हम फोटो से मैच करते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत मतलब मैच होता है फिर उसको हम प्रोफाइलिंग करके उनको फिर इंट्रोगेशन करते हैं और उनसे फिर चीज़ों को हम खोलते हैं। इस टेक्निक से हमारी जो है, और टाइमिंग हमने देखी क्राइम की कि क्राइम कब हो रहा है, उस टाइम पे एक्स्ट्रा स्टाफ रखना शुरू किया। खासकर कश्मीरी गेट, राजीव चौक में पहले 1000 FIR हुआ करती थी। मैं बताना चाहूँगा, ये डाटा 2019 का है, और 200 FIR हुई है 2022 में। तो हमने करीब 800 अपराध कम किए सिर्फ राजीव चौक पे। तो हमने मतलब पॉइंट को ट्रेस किया कि कहाँ अपराध हो रहा है, और उसके बाद वहाँ पर डेवलपमेंट किया। कुछ एक्स्ट्रा इंस्पेक्टर हमारे हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ जो हमारे ऑफिस का भी स्टाफ है, कई बार हम उसको भी लगाते हैं ताकि हम उस चीज़ पे काबू पा सकें। खासकर जो मॉर्निंग आवर है और जो इवनिंग आवर है, जैसे 5 से 9 है, या सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक का है, रश आवर में वारदातें होती हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोग थोड़े सेंसिटाइज रहें। अगर कोई आपको झटका लगता है या धक्का लगता है तो दिस इज द सिंबल कि कोई आदमी आपके साथ क्राइम करने वाला है। उस समय ज़रूर सेंसिटाइज हो जाए कि कई बार गैंग आते हैं, वो अचानक 2 आदमी आपको धक्का लगाएगा। आप जब तो अपने आप को संभालेंगे
तब तक वो क्राइम कर देगा। दिस इज द वन ऑफ द मोड। सो काइंडली बी प्रिपेयर। अगर कहीं भी जर्क लगता है तो आप समझ लें कि आपके साथ कुछ वारदात हो सकती है या कोई चोरी पिक पॉकेटिंग हो गई है। भीड़ के टाइम में खासकर जहां लाखों की भीड़ होती है, निसंदेह कई बार वहां पे पुलिस को उतना कितना भी डिप्लॉय करें, 1 लाख 2 लाख 3 लाख के फुटफॉल में मुश्किल हो जाता है, और उस दौरान फिर वो अपराधी कुछ गलत काम करते हैं, और अगर हम यहाँ रोकते हैं तो कहीं और चढ़ जाते हैं। तो आपका भी सहयोग जरूरी है। DMRC से अनाउंसमेंट भी हम करवाते हैं, लेकिन जनता भी अवेयर रहे। कुछ लोग गड्डीबाजी करते हैं, जैसे हमने बताऊं पिछले साल गड्डीबाजी घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। हमने उनके मोड ऑफ ऑपरेंडी को ट्रेस किया। 2 लोग हुआ करते थे, एक माइनर और एक मेजर, और वो लोग फिर गड्डी दिखा के नकली और पैसा आपसे पैसा आपके अकाउंट में डलवा के और नकली नोट दे चले जाया करते थे। मैं बताऊंगा 25 गैंग 25 केस हमने वर्कआउट किए, और फिर 2000 जुलाई के बाद से लगभग एक भी केस इस तरह का नोटिस में नहीं आया। तो हम मतलब स्टडी करते हैं क्राइम के पैटर्न का, और उसके हिसाब से वो हम डेवलपमेंट करते हैं, और निसंदेह हमने अच्छा करके दिखाया। मुझे सर एक चीज़ बताइए, ये तो मेट्रो की क्राइम फिगर हो गई, आपने वर्कआउट बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, वजह क्या रही, क्यों कम हुआ? कि आपने सेंसिटाइज किया, आपने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया, आपने CCTV बढ़ाए, आपने स्टाफ बढ़ाया, और आपने जहां देखा कि चाहे राजीव मेट्रो स्टेशन हो या कश्मीरी गेट हो, वहां आपने स्टाफ अतिरिक्त किया? जी बिल्कुल, कई ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमने जैसे मैंने बताया क्राइम पैटर्न स्टडी किया, क्राइम की टाइमिंग स्टडी की, उनका डिटेल बनाया, उनकी कंपेंडियम बनाई, उसको सॉफ्ट में सारे स्टाफ को अवेलेबल कराया। वही डिटेल हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट को शेयर किया, जो इवन NCR के थे गाजियाबाद, उनको लिख के भेजा कि आपके ये अपराधी बार बार हमारे यहाँ आके अपराध कर रहे हैं। क्योंकि जैसे BC बनाने की प्रोसीडिंग है तो वो लोकल पुलिस ही कर सकती है, रेजिडेंट जहाँ का है, हमारे यहाँ कोई रेजिडेंट है नहीं। तो ये चीज़ें हमने इस तरह से करके वो किया। टाइमिंग स्टडी की, जो हमारे इंस्पेक्टर से जहाँ पे थाने में जहाँ पे क्राइम कम है, उनके स्टाफ को डाइवर्ट करके यहाँ लगाना शुरू किया कि आप शाम के टाइम पे जैसे 20 आदमी यहाँ आके लगेंगे, तो इसका भी फायदा हुआ। वहाँ पे चूँकि क्राइम कम था, जैसे रिठाला है, रिठाला में अपराध कम होते हैं। वहाँ से जो लोग वहाँ से बैठते हैं, जब कश्मीरी गेट उतरते हैं तो कहते हैं भाई मेरा चोरी हो गया, भले ही वहाँ चोरी हुआ हो, लेकिन वो आके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अपराध की संख्या बढ़ती है कश्मीरी गेट पे, राजीव चौक पे, तो वहाँ के लोगों को यहाँ डाइवर्ट किया, इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई। तो ये चीजें करके पैटर्न स्टडी करके, जैसे मैं कह रहा हूँ कि गड्डीबाजी का पैटर्न हमने स्टडी किया। और हमने कौन से ऐसे क्राइम के पैटर्न है, जैसे आपने गड्डीबाजी बताई, मोबाइल चोरी हुई, और पिक पॉकेटिंग, गड्डीबाजी, मोबाइल चोरी, और थोड़ा केबल थेफ्ट की भी इंसिडेंट है, जिसको हम लगातार इस पैटर्न को भी स्टडी कर रहे हैं। और इसमें हमने करीब पिछले साल भी 20 से 25 केस वर्कआउट किए हैं, और लगभग 50% का वर्कआउट हमने किया है। ये तमाम जो छोटे कबाड़ी लोग हैं या जो कहते हैं नशेड़ी लोग होते हैं, वो जहाँ भी मेट्रो में कहीं पेड़ चढ़ने का मिल जाता है या कहीं मेट्रो नीचे निकल रही ज़मीन से, उन जगहों को स्टडी करके वो चढ़ जाते हैं, और जो कम्युनिकेशन का केबल होता है उसे काट देते हैं। तो ये घटनाएं भी एक नए तरह की सिम्टम निकल के आ रहा है। इसमें भी हमने स्टडी किया। तमाम जगहों पे हम नाइट पेट्रोलिंग लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे सपोज घटना हो चुकी है या होने की संभावना है। समझ गए। लेकिन कई बार चूंकि 290 किलोमीटर से ऊपर का ट्रैक है, तो कई जगहों फिर जैसे यहाँ लगाया तो कहीं और कर देते हैं। तो ये मतलब ये कहते हैं ना चूहा बिल्ली का खेल है, चल रहा है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और हमने आधे केस तो लगभग वर्कआउट किए हैं, लेकिन अभी और जो केस बचे हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं। सर, ये एक चीज़ हमेशा से थ्रेट रहता है मेट्रो को लेकर कि जो उसके बीच के रास्ते होते हैं, जैसे आपने अच्छा जिक्र किया, वहाँ सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। जैसे आपने कहा स्टाफ भी कम है, एक जगह लगाते हैं दूसरी जगह कर देते हैं। अतिरिक्त स्टाफ होना चाहिए सर, आपको लगता है कि क्योंकि वहाँ भी वो एक ऐसी एरिया है जहाँ कई बार ऐसा होता है आरोपी सीढ़ी लगाता है और चढ़ जाता है। देखिए, ट्रैक 290 किलोमीटर का है, सब पे डिप्लॉयमेंट तो आसान नहीं है, इट्स टफ जॉब, क्योंकि अभी CISF के करीब 12,000 आदमी ऑलरेडी लगे हुए हैं, मोर देन 12,000। 200 गेट्स हैं, 200 तो स्टेशन है, और उसके बाद इसके गेट समझ लीजिए कि 600-700 करीब गेट पड़ते हैं। हर गेट पे DFMD है, वो चीज़ें HMD है, तो स्टाफ फिर उनके बाद डॉग स्क्वाड उनका है, उनका सर्चिंग फ्रिस्किंग का स्टाफ, वो सारा लगा हुआ है। 12,000 के आसपास उनके स्टाफ है, 900 हमारा स्टाफ लगे हुए हैं। बट 290 किलोमीटर के ट्रैक को हर जगह पे स्टाफ लगाना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे हम कैमरे के लिए कहीं कहीं पे जहाँ पे इस तरह के सपोज एरिया है, वहाँ पे कैमरे का भी प्रपोजल हम DMRC से बात कर रहे हैं कि वहाँ भी कैमरे लगाएं। कुछ अपने प्राइवेट गार्ड भी लगाएं, उनसे ये भी रिक्वेस्ट बात चल रही है। धीरे धीरे हम जैसे कैमरे की टाइमिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे अंदर का कैमरा था वो पहले 8 घंटे 10 घंटे का था। जैसे अंदर कोई चोरी हुई तो 10 घंटे के बाद वो कैमरे का रिकॉर्डिंग नहीं रहती थी। हमने उसके लिए बात की, वो भी बात हो रही है कि 1 महीने या 15 दिन का वो अंदर का रिकॉर्डिंग हो जाएगा। बाहर के रिकॉर्डिंग की हम 3 महीने तक बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार शिकायत करता क्या है कि वो आता नहीं, चला जाता है, बुलाने पे भी नहीं आता है, हफ्ते 10 दिन तक नहीं आता। जब तक फुटेज निकल गया फिर कहते हैं कि हमारा तो फुटेज नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो उन्हें हम समझाते हैं लेकिन नहीं मानते, कहते हैं ठीक है हमने तो FIR करा दी। चलिए, एज ए पुलिस ऑफिसर सर मैं जानना चाहूँ, हर कोई शख्स जानना चाहेगा, IPS ऑफिसर बनना सर एक बड़ा प्राइड की जॉब होती है। सबसे बड़े आप UPSC में सबसे टॉप पोजीशन पर होते हैं, बहुत चैलेंजेस भी होते हैं। सर, कितना टफ था आपके लिए IPS बनना, क्या किस तरह से रहा, और आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे सर, कैसे लोग मेहनत करें और इस प्रोफेशन में आएँ?
देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कठिन है और इसके लिए एक बड़ी शिद्दत की ज़रूरत है, बड़े डेडिकेशन मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं भी बड़ी सामान्य फैमिली से हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोरखपुर का एक छोटा सा गांव है बालभीटी, जहाँ मैं कक्षा 5 में जैसे कहते हैं तट पे पढ़ने वाली बात है और पटरी पे लिखना, और एकदम देसी पढ़ाई करके वहाँ से मैं चला हूँ और धीरे धीरे मैं आज यहाँ इस मकाम पर बैठा हूँ। तो कठिनाई ज़रूर है, लेकिन अगर आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, जैसा कि मैं अभी एक शेर सुनाता हूँ कि चलो इन आंधियों का जोर आजमाते हैं, इन आंधियों में हम चिराग को जलाते हैं। तो जब आपका हौसला इस लेवल का होगा कि आप कुछ करने के लिए डिटरमिन्ड हो, जैसे वही वजन घटाने की बात है, कुछ भी आप कर सकते, कर भी कुछ भी सकते हैं। मैंने सिविल सेवा निकाली, मैंने वजन घटाया, मैंने करके देखा, मैं ही वही था। कहते हैं पुलिस में टाइम नहीं मिलता, सही है, पुलिस में टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब पहले भी नहीं मिलता था, अब कैसे मिलने लग गया? तो परिस्थितियां तो कुछ बदली नहीं है। मैं मेट्रो में 2 साल से हूँ, 2.5 साल से हूँ, लेकिन अभी 8 महीने से क्या हुआ? 8 महीने से ये हुआ कि मैंने सोचा मैं करूँगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं नाइट पेट्रोलिंग करके शनिवार को रात में 5 बजे घर आया हूँ और 8:30 बजे मैं फिर पहुँच गया श्रीफोर्ड और मैंने वहाँ 15,000 स्टेप पूरे किए। दिस इज़ वॉट मैं बरसात में टहला हूँ। पैशन जब ऐसा होगा कि बिल्कुल गैप नहीं करना है, क्योंकि वहीं पे आप टूट जाते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो चाइनीज़ बम्बू की मैंने पढ़ी है कहीं, कि वो अगर 30 फुट बढ़ता है 3 साल 2 साल में, तो मैंने आपको 1.5 साल में बढ़ता है 1 फुट और अगले 6 महीने में बढ़ता है 29 फुट। तो 1.5 साल आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको करते रहना पड़ेगा। दिस इज़ वॉट कि एक SIP है, आपको डालना पड़ेगा लगातार बिना रुके। 15,000 एक दिन नहीं, 15,000 9 महीने चलिए और फिर कहिए आपका रिजल्ट नहीं मिला। 1,000 कैलोरी का टारगेट रखिए, आप रोज चलिए। जो भी लोग हैं मैं उनको सबको कहता हूँ 1,000 कैलोरी रोज जलाएं। 30 महीने में, 1 महीने में 30,000 कैलोरी जलेगी। 30,000 कैलोरी मतलब कम से कम 4.5-5 किलो घटेगा, अगर वो खाना न बढ़ाएं तो। ये खाना भी बहुत देखिए, अगर जैसे अंबानी साहब गरीब करना आसान नहीं। अंबानी साहब अगर 16 लाख, मैंने पढ़ा था कहीं 1600 करोड़ रुपए पर डे की उनकी आय थी अडानी साहब की। तो 1600 करोड़ रुपए अगर पर डे कोई कमाएगा और 1,000 करोड़ भी खर्च करता है तो उसका 600 करोड़ रुपया रोज का आय बच रहा है। सवाल ये नहीं कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, सवाल ये कितना कमा रहे हैं। कमाने पे भी नियंत्रण करना होगा। अगर हम डाइट थोड़ी अच्छी रखें और 1,000 कैलोरी का टारगेट रखें तो यू कैन अचीव एनी टारगेट। तो ये आपको है, वही चीज़ है शिद्दत। बात शिद्दत की, बात पैशन की है। जो बड़े लोग हुए हैं, कई बार ऐसे भी होता होगा जितेंद्र जी कि आपको भी टूट जाते होगे कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है, या आप रोज मैं क्यों जाऊं, क्या इससे फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल वही मेरा बड़ा मन कर रहा है। क्योंकि आप तो, मैंने आपको उस समय देखा है जब आपका वजन, मतलब आप सोचिए 130 के आसपास किलो था, और उस समय ऐसा आदमी जो इतना फूडी और उसके लिए एकदम छोड़ देना है तो बिल्कुल। मैं खाने का बहुत शौकीन था, मैं बताना चाहूँगा आपसे। मतलब यही एक मेरी कमजोरी थी, जिसे कहते हैं। वास्तव को पूछा क्या कमजोरी है आपकी, तो खाना थी। जब अपनी कमजोरियों पे आप विजय पाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने डिटरमिन किया, ठीक है, लेट्स टेक अ चैलेंज, उसको लीजिए वही कह रहा हूँ कि 4-5 बजे नाइट पेट्रोलिंग करके आप अगर वॉकिंग करने अभी 31 को मेरी अरेंजमेंट थी, मैं 3 बजे घर गया और फिर मैं 7:30 बजे मैं पहुँच गया वहाँ। तो बात ये नहीं कि यार बहाना, आज तो नाइट है, कल तो पेट्रोलिंग है, आज तो कुछ मीटिंग हो गई, तो कुछ ना कुछ। देखिए, हम जब कारण खोजेंगे ना तो मिल ही जाएगा कोई ना। सर, वही जो चिड़िया की आंख वाली कहानी है, वो क्या दिखाती है कि आप अगर आंख देखेंगे तो आंख दिखेगी, और नहीं तो पेड़ दिखेगा, चिड़िया दिखेगी, और दूसरी कहानी मैं और सुनाता हूँ सर कि वो छोटी सी, वो एकलव्य वाली, कि देखिए कहते हैं कि द्रोणाचार्य बहुत महान थे, मैं गुरु का आदर करता हूँ। अर्जुन बहुत महान था, लेकिन दोनों को ये लगा कि मुझसे एक अच्छा बंदा वो है जिसके पास न सुविधा है न गुरु है। तो वाई कांट भी एकलव्य। मेरा अभी पंजाब केसरी में इसी हेडिंग से इन्होंने लेख निकाला था कि हम एकलव्य क्यों नहीं बन सकते। हम क्यों DPS में पढ़ के या मॉडर्न से वहीं पढ़ के बड़े बनेंगे, ऐसा नहीं। हम कहीं सामान्य स्कूल से पढ़ के भी आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारे अंदर लड़ने का मादा। स्कूलिंग की बात करूं, आपने बताया गोरखपुर से आपने स्कूलिंग करी, उसके बाद सर आपका किस तरह का? जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर का है, सरकारी कॉलेज है, वहाँ से मैंने 12th किया और उसके बाद मैंने इलाहाबाद से ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहीं से मैंने पॉलिटिकल साइंस से MA किया और वहीं से फिर अपना सिविल्स की तैयारी की और वहीं सिलेक्शन हुआ। तो कहते हैं दिल्ली आ जाओ, कोचिंग करो। कोई कोचिंग नहीं की मैंने। लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम, मैंने हिंदी मीडियम से दिया। तो मैं कह रहा हूँ सारे प्रतिमानों को मैं खुद नकार रहा हूँ और मैं यहाँ सामने साक्षी हूँ। न मैंने कोचिंग की है, न तो मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ और न तो मेरे बैकग्राउंड पढ़ा बहुत अच्छा है, न कि जैसे स्कूल से पढ़ा हूँ। लेकिन यस, एकलव्य बनने के लिए उतना पैशन चाहिए। हवा के विरुद्ध कहते हैं, अगर गंगा जी में आप चले जाइए हरिद्वार में या ऋषिकेश में, अगर उल्टा तैरने की कोशिश करेंगे तो ताकत तो बहुत लगेगी, सीधा तैरेंगे ताकत थोड़ी कम लगेगी। बात तो सही है, लेकिन कोचिंग का रोल 10% से ऊपर का नहीं है। आप पढ़ के चाहें तो उसको पाट सकते हैं, बकाया 90 तो आप ही हैं, 90 को 100 कर लो, तो यू कैन डू एनीथिंग। बस डेडिकेशन और पैशन की जरूरत है।
कुछ और सवाल प्रवेश अगर बिल्कुल बिल्कुल सर ने जैसे लाइफस्टाइल और इसके मतलब आज के टाइम में सर सबसे खराब चीज है जो यंगस्टर्स में वो फूड लाइफस्टाइल लेके अपने सवाल health पूछो, को बता लेके- देता हूं मैं क्या क्या करना हाँ, होगा। अगर एक यंग अगर एक अभी पढ़ रहा है एक बच्चा 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद कुछ प्रिपेयर कर रहा है तो वो खुद को कैसे मेंटली प्रिपेयर करे और वो अपना फूड डाइट क्या रखे, अपनी फिटनेस को कितना महत्व दे, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस चीजों को कैसे झेले? देखिए मैं बताना चाहूँगा जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो निसंदेह बहुत प्रेशर में हैं, जो कि 100% नंबर लेके कोई बच्चा जब आ रहा है तो आप सोच के सकते हैं कि अभी मैंने एक जोक देखा था, उसमें एक हाथी अपने बच्चे से कह रहा है कि यार देखो वो बाज का बच्चा है, वो तो 2-3 महीने में उड़ने लग गया और तुम मतलब यार यू मेड मी वेरी सैड। तो बच्चा कहता है, हाथी बच्चा, उसमें लिखा हुआ है कि पापा आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं उड़ने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो एक तो मैं माँ बाप से ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा ये तुलना ठीक नहीं है। कोई बाज है कोई हाथी है, इस अंतर को समझना होगा। हर मोबाइल के सिम का एक मेमोरी होती है। तो उस बच्चे से मैं अपने बच्चे से एक चीज़ कहता हूँ, बेटा नंबर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ऑनेस्टली अपना काम कर, ऑनेस्टली अपना काम कर, नंबर जो मिलेगा ठीक है, कोई बात नहीं। हर आदमी 100% नहीं पा सकता। सर मैं अपने बच्चे से कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि ऐसा हारो कि लोग तारीफ करें। कैसे? उदाहरण क्या है सर? पोरस है सर। पोरस आपका नाम सुना होगा। पोरस ने क्या किया? पोरस ने सिकंदर से लड़ाई की, हार गया। इतिहास में तो यही दर्ज है। लेकिन उसके लड़ने के कारण, उस महान व्यक्तित्व से लड़ने के कारण आज पोरस जिंदा है, पोरस का नाम जिंदा है। तो हम हार के भी अपना नाम कमा, ऐसा काम करो, ऐसा डेडिकेशन से काम करो, हारो तब भी कोई आपकी बुराई न कर पाए। चाहे झांसी की रानी हो, चाहे चांद बीबी हो, सर चाहे शिवाजी हो, इन्होंने ऐसा नहीं कि कोई मतलब उस सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया और वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, छोटे मोटी लड़ाई जल्दी जीते रहे, हारते रहे, लेकिन उनकी असली उपलब्धि लड़ने में है। चंद्रशेखर आजाद की उपलब्धि लड़ने में है, भगत सिंह जी की उपलब्धि लड़ने में है, न कि उसमें एम्पायर अंग्रेज छोड़ के चले गए। लेकिन यस, उन्होंने लड़ा। आज जब लोग तलवार डाल देते थे अंग्रेजों के सामने, उन्होंने उस जज्बे को रखा। मैं बच्चों से अपने यही कहता हूँ, सबसे आपके बच्चों से कहता हूँ, नए पीढ़ी के बच्चों से कहता हूँ कि माँ बाप भी इतना प्रेशर न डालें। उनसे ये कहेंगे तुम अपना अच्छा करो, मुझे तुम्हारा बेस्ट चाहिए, तुम क्या पाओगे मुझसे मतलब नहीं है। आप मेरे पास आओ, पापा दिस वॉज माई बेस्ट, आई विल एक्सेप्ट। चलिए आखिरी आपसे सर सवाल पूछूंगा। पुलिस को लेकर एक बड़ी एक वो बनती है ना छवि कि पुलिस है जी करप्ट होगी, पैसा खाती होगी, ये तो सुनते नहीं है, बदतमीज़ होते हैं, ये थाने तो डालने में आम आदमी को डर लगता है। सर इसको लेकर पुलिस का, आपने तो दोनों पक्ष देखे हैं, इधर वाला साइड भी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी में इतना सुधार हुआ है, लोग पहले कहते थे एफ नहीं होती है। अब आज हालत ये है कि हम परेशान हैं, कोई भी एफ कर देता है कहीं से भी। मतलब हमारे यहाँ हो ना हो, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बाहर के हमारे पड़ोसी राज्य में कहना नहीं चाहूँगा, कई बार वहाँ दिक्कत होती है, वो हमारे यहाँ एफ कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब तो पब्लिक खुद एफ कर रही है, उनको इतनी सुविधा दी गई है। देखिए सर ये सही है, पुलिस बनी थी जो अंग्रेजों ने या जो भी है। एक मैंने कोटेशन पढ़ा था कि कभी हम पुलिस से शोषण की उम्मीद करते थे, एक समय ऐसा आया कि हमने पुलिस से शोषण न करने की उम्मीद की, और अब समय ऐसा आया है कि हम पुलिस से सेवा की उम्मीद कर रहे हैं। तो दिस इज द चेंज ऑफ माइंडसेट। जहाँ तक पुलिस की बात है, एक पुलिस फोर्स होती है, एक पुलिस सर्विस होती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमें ये चश्मा बदलना होगा। एक ब्लैक चश्मा है पुलिस फोर्स, उस पुलिस फोर्स से हमें पुलिस सर्विस के चश्मे को पहनना होगा। हम अपने आप को सर्विस मान लें, जैसे ब्यूरोक्रेट और सर्विस सर्वेंट, सर दोनों शब्द एक हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, आदमी की सोच का अंतर है। अगर हम अपने आप को सिविल सर्वेंट मानते हैं तो आप सेवा करेंगे, लेकिन अगर अपने आप को हम ब्यूरोक्रेट मानते हैं, देखिए वो मैंने कहीं जोक पढ़ा था कि ये मात्र ऐसा नौकर है जो अपने मालिक से मिलने का समय लगाता है। मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, मैं बताना चाहूँगा तब से मैंने कोई समय नहीं लगाया। मेरे यहाँ कोई कभी मिल सकता है। देखिए हर आदमी की अपनी वो है, लेकिन मैंने कहा अगर मैं रहूँगा तो मिलूंगा, क्योंकि मालिक वही है, सिविल सर्वेंट। सिविल तो वो है, हम सर्वेंट हैं। हम ब्यूरोक्रेसी का चश्मा उतार दें, सिर्फ इतना करने की जरूरत है। बकाया कमियां सर सिस्टम में हर जगह हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक किसी आदमी की कमी के नाम पे सिस्टम को खराब करना ठीक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, रात में जैसे मैंने एक लेडी की हेल्प की, मैं भी बहुत होता है कि अननोन लोगों के नंबर आते हैं, मैं करता हूँ। तो एक को अच्छा मान के हम सबको अच्छा नहीं कहते हैं, बट दिक्कत ये है कि कोई एक बुरा निकला तो हम कहते हैं दिल्ली पुलिस बुरी। दिल्ली पुलिस या कोई और पुलिस बुरी नहीं है, वो व्यक्ति बुरा है। अगर कोई किसी ने गलत काम किया, आपकी एक चीज़ मैं वो भी जानना चाहूँगा, आपकी वाइफ की डेथ हो गई थी कैंसर से, उस समय आप काफ़ी शॉक में चले गए थे, और लेकिन आपने बहुत लोगों की सेवा भी करी। आपने मुझे बताया था एक बार कि आपके पास रैंडमली जिसका भी फ़ोन आता है आप मदद करते हैं। मैं 2-3 छोटी घटनाएं बताना चाहूँगा कि एक अननोन व्यक्ति का कॉल आता है, मेरे कॉल क्या व्हाट्सएप मैसेज आता है कि साहब मेरा बैग छूट गया। मैंने कंट्रोल रूम फ़ोन किया कि भाई पूछो क्या है बैग में, परेशान है, क्या बात है।
अरे कह रहा है सर कुछ नहीं है, वो तो कह रहा है माँ के हाथ की बनी सत्तू की रोटी और कुछ नहीं। दिस वॉज द कमेंट ऑफ मतलब आई कंट्रोल रूम। अरे मैंने कहा यार माँ के हाथ की रोटी की बड़ी कीमत होती है, मैं जानता हूँ, मेरे माँ की डेथ 2002 में हो चुकी है, तो बड़ी कीमत है, वैसे भी कीमत है जिसकी माँ है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, आप मानेंगे आधे घंटे में मैंने बैग खोज के दिया, वो आदमी आके रोने लगा, बस क्राइंग कि मैं 9 महीने बाद कहीं से आ रहा हूँ, 8 महीने बाद, तो मैंने घर से बनवाया था और वो लेके जा रहा था खाने कहीं ड्यूटी पे और रास्ते छूट गया। छोटी घटना है, एक आदमी का ट्रेन में पर्स छूट गया। मेरा ट्रेन, मैं मेट्रो का इंचार्ज हूँ, रेलवे की बात बता रहा हूँ आपको। उसने कहा सर मेरा पर्स छूट गया है और वो ट्रेन दिल्ली के बाहर जा चुकी है, अननोन पर्सन। मैंने कहा भाई दिल्ली के बाहर जा चुकी है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मैंने भी एक बार टाल मटोल की, वो 10:30-11 की बात बता रहा हूँ आपको, रात में। उसने कहा सर आप बहुत कोशिश करते हैं, हो जाता है सर। आप मानेंगे मैंने रेलवे से बात की, यहाँ के रेलवे से, फिर वहाँ के रेलवे से बात की, मैंने लाइजन किया। मुझे एक उम्मीद थी कि रात में कोई लेडी वेडी होता ना, बैठा रहता, होता कोई पर्स लेकर रख लिया हो, और बात यही हुई। अम्बाला में रात में 2 बजे उसका पर्स रिकवर कर दिया, उसमें ज्वेलरी थी, सारी चीज़ें थी। तो हम कोशिश करते हैं, कई बार चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। मैं बताना चाहूँगा, सोचिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक आदमी का एप्पल आईफोन मतलब ये घड़ी खो गई। उसने मुझे फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज दिया। जब देखिए फेसबुक मैसेंजर, कैन यू बिलीव, अभी इमीडिएट हेल्प चाहिए। आप सोचिए जरा, कल्पना करिए कि आपके मैसेंजर को मैसेज आता है फॉर इमीडिएट हेल्प। मैं नहा के निकला, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा देखा जाए क्या है, मतलब मेरी आदत है थोड़ा, मैं अवेयर रहता हूँ। ठीक है, देखा मैंने कहा यार ये मोबाइल चला गया, ये घड़ी कहाँ मिलेगी। उसने कहा सर प्लीज़ ट्राई। आप मानेंगे 45 मिनट बाद घड़ी उसके हाथ में थी। उसने फेसबुक पे पोस्ट कर रखा है सर, तो कि भाई उनके कोई रिजल्ट थे IPS में, बोले उनको फ़ोन किया। अरे कहीं मजाक कर रहे हो यार तुम, मतलब रेलवे स्टेशन से तुम्हें घड़ी मिलेगी, गई हुई, बोले यू आर जोकिंग। तो अननोन पर्सन, कोई बिना परिचय के, हम यही हमारी और मेरी कोशिश यही रहती है कि इन छोटी घटनाओं से हम एक अच्छा वाइब निकालें। अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह हैं सर, हर समाज में है, हम भी समाज का आईना हैं। और सर आपने क्या क्या किया? मुझे याद है कि आपने मुझे बताया था कि आप कई बार हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट करा देते हैं। जी, मैं कई, जैसे कैंसर के लिए है, मैं कई हेल्प करता रहता हूँ। किसी को दिखवाना है, किसी को नंबर लगवाना है, किसी को थोड़ा सा, जैसे कोई रिपोर्ट है, गोरखपुर का आदमी है, भाई देखिए जरा क्या स्टेज है, तो डॉक्टर, मैं 10-15 डॉक्टर के परिचय में हूँ। उसी दौरान मेरा परिचय हो गया था, उनसे थोड़ा हाथ पर जोड़ के उनसे दिखवा लेता हूँ कि भाई ये स्टेज है, ये कराना ठीक रहेगा। एक होता है एडवाइस, एम्स की एडवाइस मिल गई तो वो उसको फॉलो कर लेता है, क्योंकि फॉलो करना कठिन नहीं, कठिन है कि क्या क्या किया जाए। तो इसमें मैं हेल्पिंग करता हूँ छोटे मोटे। जैसे मैं अभी आज मैं बता रहा हूँ, एम्स के सामने मैंने करीब 250-300 लोगों को मैंने अभी राजमा चावल खिलाया है, मैं खिला के वहीं से आ रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें होता, छोटी कहता कहीं थी हंसी हो, ये किताब उसी से निकली है कि एम्स में जब मैं गया तो बच्चों को एक आदमी खड़ा होकर के टॉफी देता था। जब वो कैंसर में जाते थे, वो रेडियोथेरेपी के लिए, तो उनको बेहोश किया जाता था रेडियोथेरेपी के पहले, तो ये टॉफियाँ खड़ा होकर देता था। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहा सर मेरे घर पे एक बच्चा था, उसके साथ हादसा हो गया इसी कैंसर से, तो मैं ये टॉफी लेके आता हूँ। 2 टॉफी का पैकेट, 400 रुपये का, 300 रुपये जो भी होगा, एक लेयर के टॉफी का पैकेट, उसको लेके खड़ा था। बच्चा ऐसे हाथ डाला, निकाल लिया 4-5, 2-3 निकाल लिया, और वो मुस्कुराते चला गया। कोई 6 महीने का बच्चा, कोई 1 साल का बच्चा। वहाँ से ये किताब का मैंने नाम निकाला। कहीं तो हंसी, हम छोटे काम करके भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। हम बड़ा भंडारा करेंगे, ठीक है, करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन 2 आदमी खिला दीजिए, वही भी बड़ी बात है। तो हमारा मतलब ये कि हम छोटे छोटे प्रयास करते रहें, लोगों की हेल्प करते रहें। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा काम करें तभी होगा। और ऐसे में पूरे इंडिया से कहीं से भी कोई कॉल आती है, रैंडम कोई कॉल करे, मैं कह रहा हूँ कि मैं पहला आदमी हूँ और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, वो फ़ोन उसका उठेगा, चाहे नंबर सेव हो चाहे ना सेव हो। चलिए, बहुत बढ़िया। आप ये थे जितेंद्र मणि, जिन्होंने ना सिर्फ क्राइम के बारे में बताया, अपने वेट के बारे में बताया, कैसे पुलिसिंग की इमेज सुधारी जाए इसके बारे में बताया, साथ साथ ये बताया कि जो ये सोशल वर्क करते हैं। तो ये आपने देखा कि एक अलग पर्सनैलिटी हैं जितेंद्र मणि, IPS ऑफिसर से लेकर किस तरह से एक साधारण आदमी और एक ह्यूमैनिटी इनके अंदर जो है छिपी हुई है। उम्मीद यही करते हैं कि ये इस तरह काम करते रहेंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे। और हमारे व्यूअर्स इस पर क्या कमेंट्स करते हैं, मैं बिल्कुल बेसब्री से उनका इंतजार करूंगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।